मूवी के स्टार्टिंग में हम एलिस नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने बेटे की मौत के बाद बहुत सदमे में होती है। अब अगली सुबह वो देखती है कि उसका शौहर सो रहा होता है। अब वो चुपचाप दराज में से एक नाइफ निकालती है और अपने बेटे का टॉय भी अपने पास रख लेती है। अब वो उस जंगल में जाती है जहाँ उसके बेटे की मौत हुई थी। वो अपनी कार को पार करके पैदल जाते हैं और एक पहाड़ पे अपने बेटे की पिक्चर के सामने उसका टॉय रख लेती है और अपने हस्बैंड के इनिशियल वर्ड के नीचे अपने बेटे का इनिशियल वर्ड लिख लेती है। उसके बाद वो पहाड़ से जंप कर रही होती है क्योंकि उसको अपने बेटे की मौत का बहुत दुख होता है। लेकिन इतने में वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। वो उसे कहता है कि तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो और मैं तुमको मरने से नहीं रोकूंगा। लेकिन एलिस कहती है कि मेरा मूड नहीं है बात करने का, तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसको कहता है कि मैं तुमसे बिना बात किए नहीं जा सकता। फिर वो अपनी सारी स्टोरी सुनाता है और वो कहता है कि मुझे कार्स का बहुत शौक था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे पास बहुत खूबसूरत कार थी। एक दिन वो ड्राइव कर रहा था तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी कार दीवार से टकरा गई थी और उस कार में से उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई भी उसके साथ थी और उसी एक्सीडेंट में क्लोई की भी मौत हो गई थी। फिर कुछ महीनों तक वो बिस्तर पे था और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा था और अब थोड़े ही दिन पहले वो ठीक हो गया है। अब एलिस ये सुनकर अपनी स्टोरी सुनाती है और उसको कहती है कि हम ट्रैकिंग करने के लिए आए थे और मेरे हस्बैंड एक ट्री पे अपना इनिशियल लव्स लिख रहे थे। मैंने अपने बेटे को कहा कि हम मार्शमैलोस को रोस्ट करके खाएंगे, आप लकड़ियाँ तोड़ कर ले आओ। फिर मेरा बेटा लकड़ियाँ तोड़ने इतनी दूर चला गया था कि वो खाई में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं उसके साथ वहीं थी। अब ये सुनकर रिचर्ड वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। पर एलिस को एहसास होता है कि वो अब अपनी लाइफ को खत्म नहीं करेगी। फिर एलिस रिचर्ड के पीछे जाती है। इतने में रिचर्ड अपनी कार में बैठ जाता है और एलिस को बाय करता है। यहाँ पर रिचर्ड ने अपनी कार एलिस की कार के साथ पार्क की हुई थी और जब एलिस अपनी कार में बैठ रही होती है तो वो स्टक हो जाती है। तभी रिचर्ड फौरन एलिस को देखने के लिए उतरता है तो एलिस उसके हाथ में अम्ब्रेला देकर कहती है कि बारिश तो नहीं हो रही, फिर तुम ये क्यों लेकर आए हो। वो कहता है कि बारिश कभी भी हो सकती है। अब इतने में रिचर्ड अम्ब्रेला को उसके पेट पे रखता है क्योंकि वो अम्ब्रेला नहीं होती, वो एक स्टैंड डिवाइस होती है जिससे एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर रिचर्ड एलिस के हाथ पांव बांधकर अपनी कार में लिटा देता है। जब रिचर्ड वहाँ से उसको लेने जाने लगता है तो एलिस की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाती है कि ये आदमी एक कातिल है और मुझे किडनैप करके लेकर जा रहा है। अब एलिस को यहाँ पर याद आता है कि उसने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। फिर वो पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन इतने में रिचर्ड बोलता है कि कोई फायदा नहीं है कॉल करने का, यहाँ सिग्नल्स नहीं आते हैं। फिर एलिस अपनी पॉकेट में से नाइफ निकाल कर अपने हाथ खोल लेती है। फिर यहाँ पर एलिस रिचर्ड को बोलती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताओ। तो रिचर्ड बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं बताना क्लोई के बारे में। वो सोचता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी बातों में लगाकर यहाँ से भाग जाओगी। लेकिन अब इतने में एलिस उस पे नाइफ से अटैक कर लेती है। अब अटैक करने की वजह से कार डिसबैलेंस होकर ट्री से टकरा जाती है और दोनों बाहर गिर जाते हैं। अब एलिस नाइफ निकाल के उसको बोलती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुमको मार दूंगी। उस पर रिचर्ड कहता है कि कोई फायदा नहीं है तुम्हारे भागने का, मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है जिससे तुम 20 मिनट में सुन हो जाओगी और तुम देख तो सकोगी पर कुछ बोल नहीं पाओगी, ना ही चल पाओगी। अब ये सुनकर एलिस वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि तुम भाग तो जाओगी पर थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम मेरी हो जाओगी। लेकिन अब एलिस अपनी वॉच पे 20 मिनट्स का टाइम लगा देती है और वो वहाँ से भागने लगती है पर उसकी उंगलियां और एक पाँव सुन होने लगता है। अब वो एक ट्री के पास छुप जाते हैं पर उसके फेस पे चोटियां आने लगती हैं। फिर वो वहाँ से उठकर एक नदी में चली जाती है। फिर वहाँ पर रिचर्ड आता है और कहता है कि कहाँ तक भागोगी, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे भागने का, नदी का पानी बहुत तेज है, तुम मारी जाओगी। एलिस कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी और वो तैर के आगे चली जाती है। और अब वो किनारे पर आकर अपनी वॉच देखती है तो सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। यहाँ पर एलिस बहुत मुश्किल से किसी के फॉर्म में पहुँचती है, इतने में उसकी बॉडी पूरी सुन हो जाती है। अब वहाँ पर एक माली होता है, वो एलिस को देखकर उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। लेकिन यहाँ पर एलिस सुन तो सकती है पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर वो माली अपनी उंगलियां इधर उधर करने लगता है और अब एलिस की आंखें इधर उधर हो रही थी।
अब ये माली समझ आता है कि ये लड़की पैरालाइज है। फिर माली एलिस से कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो, सुन सकती हो? तो एलिस अपनी आंखों को झपका के जवाब देती है। फिर माली उसकी हेल्प करने के लिए एक ट्रॉली लाता है और उसमें लिटा के उसको घर के अंदर ले जाता है। इतने में कोई दरवाजा बजाता है। अब एलिस समझ जाती है कि रिचर्ड आया होगा। फिर एलिस अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाने लगती है, जिससे माली समझ आता है कि कोई तो बात है। माली जल्दी से एलिस को छुपा देता है और जाके दरवाजा खुलता है। यहाँ पर दरवाजे पे रिचर्ड ही होता है। फिर माली उससे पूछता है कि तुम कौन हो? उस पे रिचर्ड कहता है कि मैं और मेरी वाइफ कार में जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी बीवी मुझसे लड़ रही थी और जब ये एक्सीडेंट हो गया, वो पागल है इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अगर वो यहाँ आई है तो आप मुझे बता दें। माली कहता है कि तुम बाहर ही वेट करो और दरवाजा बंद कर देता है। अब इतने में रिचर्ड दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और माली उसको बाहर जाने का कहता है, लेकिन रिचर्ड पूरे घर में एलिस को ढूंढने लगता है। अब इतने में उसको ट्रॉली नजर आते हैं और वो समझ आता है और झूठ बोलने लगता है। फिर वो कहता है कि मेरी बीवी पागल है और फिर वो रोने लगता है। फिर माली उसको बताने ही लगता है कि इतने में फोन वाइब्रेट होने लगता है और माली समझ आता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, तो ये फोन कहाँ से आया? लेकिन अब रिचर्ड अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि तुमने उस लड़की को कहाँ छुपाया है? माली कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि वो लड़की कहाँ है और तुम्हें लड़ाई करनी है तो आ जाओ, मुझसे लड़ो। फिर इतने में माली पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। लेकिन फिर रिचर्ड और माली की लड़ाई होती है, जिसमें माली रिचर्ड को बहुत मारते हैं और रिचर्ड गिर जाता है। गिरते ही उसको जमीन पे एक नाइफ दिखती है और वो छुरी को उठाकर माली को स्टैब कर देता है और माली मारा जाता है। एलिस ये सब देख रही थी। एलिस की एक उंगली काम करने लगी थी और अब रिचर्ड पूरे घर में मिट्टी का तेल डाल देता है और आग लगा देता है और खुद माली की कार में बैठ जाता है। इतने में वो विंडो पे लगी शेड्स को देखता है और वो ऊपर नीचे हो रही थी। अब वो समझ जाता है कि ये एलिस ही होगी। अब अंदर जाके वो उसको बाहर लेकर आता है और कार में बिठा देता है। अब रास्ते में रिचर्ड की बेटी लिज़ी की कॉल आती है और वो कहती है कि डैड, मेरे क्लास में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, इसलिए मैंने और मॉम ने डिसाइड किया है ओल्ड केबन ट्रिप पे आने का। अब ये सारी बातें एलिस भी सुन रही थी और समझ जाती है कि क्लू इसका पहला प्यार थी और अब ये शादीशुदा है। रिचर्ड अपनी वाइफ से बात करता है। वो कहती है कि शाम तक हम केबन में आ जाएंगे। यहाँ पर रिचर्ड बहुत मना करता है पर उसकी वाइफ नहीं मानती। इस पर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक पेट्रोल पंप पर जाता है और उतर कर अंदर जाता है। क्योंकि मशीन कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इसलिए वो पेमेंट देने जाता है। अब कार में एलिस अकेली होती है और वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। अब इतने में वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक बच्चा उसको हाई करने के लिए उतरता है, पर बच्चे की मॉम उस बच्चे को लेकर जा रही होती है कि वो देखती है कि ये लड़की हिल नहीं रही है, मतलब कि कोई बात है। जैसे ही वो उसके पास आती है, रिचर्ड आके वहाँ से निकल जाता है और उसी जगह आता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर रिचर्ड अपनी कार को ठीक करता है ताकि वो अपनी कार में जाए, लेकिन कार ठीक नहीं होती और वो कहता है कि इसको तो टो करके ही लेकर जाना पड़ेगा। अब इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं एंट्रो हूँ। पुलिस वाला आईडी मांगता है और वो उसको अपनी आईडी भी दिखा देता है। क्योंकि रिचर्ड उसका मेड अप नाम था, रियल नाम उसका कुछ और ही था। फिर पुलिस वाला कार में देखता है और कहता है कि ये लड़की कौन है? तो रिचर्ड कहता है कि ये मेरी बीवी है और इसने बहुत बियर पी रखी है। फिर पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारी कार को क्या हुआ है? तो रिचर्ड बोलता है कि मेरी वाइफ मुझसे लड़ाई कर रही थी इसलिए हमारा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए बिल के पास गया था, उसने मुझे अपनी कार दी है। अब पुलिस वाला लड़की के पास आता है और एलिस बोलने की कोशिश करती है कि मेरी हेल्प करो। फिर पुलिस वाला समझ आता है और गन निकाल ही रहा होता है कि रिचर्ड उसके सर पे मारता है और उससे वो उसी टाइम मारा जाता है। अब रिचर्ड पुलिस वाले को अपनी कार में लेटा के कार को ब्लास्ट कर देता है। अब यहाँ पे रिचर्ड निकल जाता है और एलिस इंजेक्शन निकाल के अपने पास रख लेती है क्योंकि वो एलिस को फिर से सुन करने वाला था। एलिस कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन रिचर्ड उसे बोलता है कि तुम चुप रहो। फिर वो एलिस को एक ओशन के पास लाता है। इतने में एलिस उसके पाँव में इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन यहाँ पर एलिस का थंब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए रिचर्ड इंजेक्शन लेकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है और मैं तुमको बोर्ड से नीचे गिरा कर मार दूंगा। मेरा प्लान तो ये था कि मैं तुमको केबन में लेकर जाऊंगा और तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करूंगा, पर वहाँ पर मेरी बीवी आ रही है। अब रिचर्ड कार से एलिस को उतार कर बोट में बिठा देता है। यहाँ पर एलिस रिचर्ड के पीछे नाइफ और गन देख लेती है। फिर एलिस रोने का नाटक करती है कि मेरी पॉकेट में से मेरे बेटे का टॉय निकाल दो।
रिचर्ड उसकी बात सुन लेता है और टॉय निकालने उसके पास जाता है। इतने में एलिस नाइफ निकाल के उसके गले को स्टैब कर देती है। रिचर्ड फौरन अपनी गन निकाल कर उसको मारने लगता है। तभी एलिस बोट को हिलाते है और रिचर्ड नीचे पानी में गिर जाता है और एलिस गन उठाकर रिचर्ड को शूट करती है और एक गोली रिचर्ड को लग जाती है, बाकी 2 गोली बोट पे लग जाती है। अब एलिस नोट करती है कि बोट में पानी बढ़ रहा है, बट एलिस की बॉडी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, अब इसलिए वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब वो पानी में गिर जाते हैं और अचानक वो ठीक होने लगती है। ठीक होते ही वो देखती है कि रिचर्ड किनारे पर ही है। वो भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो मरने ही वाला था, इसलिए वो उसको थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं दी एंड हो जाती है।